अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईआर। और इस वीडियो में हम लोग आईआर की टर्मिनोलॉजीज एंड डिफिनेशंस पढ़ेंगे। और ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज एक्टर? एक्टर क्या है? आंसर, अ पार्टिसिपेंट और प्लेयर। एक्टर जो है एक पार्टिसिपेंट है या प्लेयर है। सच एज अ स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और बैंक्स एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं एनजीओज। इनको कहते हैं एक्टर, क्योंकि एक्टर जो है पार्टिसिपेंट है और प्लेयर है, और ये जो है कंट्रीज के दरमियान जो रिलेशंस है उनमें कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है, एक्टर का नाम दिया गया है। एक्टर इज ऑफ टू टाइप्स। एक्टर जो है दो किस्म के हैं, सच एज स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर। पहले स्टेट को समझते हैं। स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट के पास चार चीज़ें ज़रूर होना लाजमी है। पहला चीज़ जो उसके पास है वो है टेरिटरी, दूसरा जो है उसके पास पॉपुलेशन, तीसरा जो है उसके पास गवर्नमेंट होना चाहिए, और फोर्थ नंबर पे उसकी अपनी सोवरेनिटी होनी चाहिए। और स्टेट जो है ये बजाते खुद एक एक्टर हैं, जैसे अमेरिका हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये सारे जो है एक एक्टर हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल रिलेशंस में कंट्रीब्यूट करता है। और नॉन स्टेट एक्टर क्या है? नॉन स्टेट एक्टर में हम लोग के पास आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हो गया यूनाइटेड नेशंस, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बैंक जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनजीओज हो गए। ये सारे जो हैं नॉन स्टेट एक्टर हैं, और ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस में जो कंट्री के दरमियान है, कंट्रीज के दरमियान है, उनमें कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट किसे कहा जाता है? आंसर, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बाय विच स्टेट्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जैसे सच एज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आर ट्रैक टू इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी ये एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक मुल्क की जो सालाना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हैं उनका हिसाब किताब लगाना, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इन बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी उस मुल्क में कितना सरमायाकारी हुआ है किसी मुल्क में, इनविजिबल और फाइनेंशियल फ्लो एंड ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, जिसे कहते हैं गोल्ड, सर्टेन नेशनल करेंसीज एक्सेप्टेबल एज रिजर्व, एंड SDRS स्पेशल ड्राइविंग राइट्स इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक मुल्क का जो सालाना जो ट्रेड है उनका हिसाब किताब लगाना, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को चेक करना कि उस मुल्क में कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना इंपोर्ट किया है, उस मुल्क ने कितना इन्वेस्टमेंट किसी और मुल्क में किया है, या इसके मुल्क में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और उस मुल्क के पास कितने जो ऑफिशियल रिजर्व है, जैसे हो गए गोल्ड, सर्टेन नेशनल करेंसीज जो हो गए हैं, जैसे डॉलर हो गया और बाकी मुल्कों की करेंसीज जिसको एक्सेप्ट किया जाता हो एज आ रिज़र्व, और स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, यानी वो जो रिज़र्व हैं वो या ट्रेड हैं, जो करेंसी IMF की तरफ से 5 करेंसीज अलाउड हुई हैं कि आप जो है ट्रेड इसमें कर सकते हैं, वो उनके पास हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन रिजर्व फ्लो इन और आउट टू कवर डिफरेंसेस इन अदर अकाउंट्स। यानी एक मुल्क जो है बैलेंस अचीव कर सकता है तिजारत में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, जब उसके पास जो हो, यानी अगर कोई चीज़ वो बेच रहा हो तो लाजमन है कि वो कोई चीज़ खरीद भी रहा है। तो अगर एक चीज़ वो ज़्यादा बेच रहा है और कोई चीज़ खरीद रहा है, तो ये जो डिफरेंसेस बाकी चीज़ों में आ रही हैं, अगर इनको वो उससे कवर कर सके तो उसे कहते हैं बैलेंस। यानी ना तो वो नेगेटिव में जा रहा हो ना पॉजिटिव में जा रहा हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस। और अगर किसी मुल्क की तिजारत जिसमें एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, और वो मुल्क जो है फ़ायदे में जा रहा हो, पॉजिटिव में जा रहा हो, तो उसे कहते हैं सरप्लस। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कहते हैं सरप्लस में जा रहा है। और अगर किसी मुल्क का इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो वो मुल्क जो है नेगेटिव में जा रहा है, तो इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफिसिट होना। और
तीसरा ये है, अगर कोई मुल्क खसारे में जा रहा हो और उसके पास जो है फॉरेन रिजर्व ना हो, गोल्ड ना हो, करेंसीज ना हो, तो उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म कैपेबिलिटीज। आईआर में कैपेबिलिटीज से कहा जाता है कि एक मुल्क की क्या कैपेबिलिटीज हैं। आंसर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल रिसोर्सेज दैट कैन सर्व एज द बेसिस फॉर पावर। यानी मटेरियल या नॉन मटेरियल रिसोर्सेज किसी कंट्री के पास हो जो उसके लिए बतौर पावर के काम करता हो, तो उसे कहते हैं कैपेबिलिटीज। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म डीकोलोनाइजेशन। डीकोलोनाइजेशन का मतलब क्या है? तो इसका आंसर है, द प्रोसेस वेयर बाय अ कॉलोनियल सोसाइटी अचीव्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंपीरियल रूल। यानी ये एक प्रोसेस है जिसमें एक कॉलोनियल सोसाइटी जिस पे राज किया जा रहा हो वो अपनी आईनी खुदमुख्तारी हासिल कर ले इंपीरियल रूल से, तो उसे कहते हैं डीकोलोनाइजेशन। एंड इट इज़ द रिवर्स ऑफ कोलोनाइजेशन। यानी डीकोलोनाइजेशन जो है कोलोनाइजेशन का रिवर्स है। कोलोनाइजेशन क्या है? अ प्रोसेस वेयर बाय वन स्टेट ऑक्युपाइज द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट एंड डायरेक्टली रूल्स ओवर इट्स पॉपुलेशन। यानी कोलोनाइजेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें एक स्टेट जो है दूसरे मुल्क की टेरिटरी को ऑक्युपाई करता हो और उसके पॉपुलेशन पे डायरेक्टली रूल करे, तो उसे कहते हैं कोलोनाइजेशन। और कोलोनाइजेशन जो है कोलोनाइजेशन का जो अपोजिट है वो है डीकोलोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म ईस्ट वेस्ट एक्सिस। आईआर में दो टर्म यूज होते हैं, ईस्ट वेस्ट एक्सिस यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये इनका मतलब क्या है? आंसर, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द आइडियोलॉजिकल डिवीजन। यानी ये एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है नजरियाती डिवीजन बिटवीन द हेमिस्फीयर फॉलोइंग द वर्ल्ड वॉर 2। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दो हेमिस्फीयर हम लोगों के पास आए उनमें जो नजरियाती डिवीजन है उनको डिस्क्राइब करने के लिए ईस्ट वेस्ट एक्सिस का लफ्ज इस्तेमाल होता है। द ईस्ट वाज एसोसिएटेड विद कम्युनिज्म। जो ईस्ट था वो कम्युनिज्म के साथ एसोसिएट था। वेल द वेस्ट वाज एसोसिएटेड विद डेमोक्रेसी। और वेस्ट जो था एसोसिएट था डेमोक्रेसी के साथ। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।